लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का 16वां परिच्छेद बंदनी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुझे चैतन्य जानकर रामदयाल ने कहा, ओ कैदी औरत, अब उठ और कोठारी का दरवाजा खोल। देख तो सही कि कितना दिन चढ़ाया है। कानपुर से कोतवाल साहब और पुलिस के बड़े साहब भी आ गए हैं और तुझे बुला रहे हैं। ये सुनकर मैंने बाहर की ओर देखा तो क्या देखा कि दिन 1:30 के अंदाज चढ़ आया है। मेरी कोठरी के सामने एक मूढ़े पर एक अंग्रेज बैठे हैं और कई लाल पगड़ी वाले उनके अगल बगल और पीछे खड़े हैं। ये देखकर मैंने रामदयाल से कहा कि साहब को भेजो। मैंने देखा कि मेरी बात सुनकर रामदयाल चौकीदार ने उन साहब बहादुर के सामने जाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर वे मूढ़े पर से उठकर मेरी खिड़की के पास आए और बहुत ही मीठेपन के साथ यों कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोली, दुलारी। वे बोले, अच्छा दुलारी, तुम अब दरवाज़ा खोल दो। मैं बोली, बहुत अच्छा, मैं अभी दरवाज़ा खोलती हूँ, पर पहले आप कृपा कर इस बात का मुझे विश्वास तो दिला दें कि मेरी इज्जत आबरू पर तो कोई आँच न पहुँचेगी। वे बोले, नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा इज्जत कोई नहीं बिगाड़ने सकता। ब्रिटिश का राज में औरत का इज्जत कोई नहीं लेने सकता। तुम बेखौफ दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर मैंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बस ज्यों ही मैं दरवाजे के बाहर हुई त्यों ही साहब बहादुर ने कहा, औरत, तुम खून का आसामी है, इस वास्ते तुमको हथकड़ी पहनना होगा। ये सुनकर मैंने कहा, नहीं साहब, आप ऐसी बात न कहिए और मेरा बयान सुने बिना मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए, क्योंकि मैंने कोई खून ऊन नहीं किया है। इस पर साहब बहादुर ने कहा, ऑल राइट, तुम ठीक बोलता है, पर जब तक तुम बेकसूर साबित नहीं होगा तब तक तुमको हथकड़ी पहनना व कैद में रहना होगा। ये सुनकर मैंने अपने दोनों हाथ फैला दिए और साहब बहादुर का इशारा पाकर एक पुलिस अफसर ने मुझे हथकड़ी पहना दी। मुझे उसी समय ये मालूम हो गया था कि जिन्होंने मुझे हथकड़ी पहनाई थी वे कानपुर के कोतवाल थे। बस फिर मैं तो 4 सिपाहियों के पहरे में एक ओर खड़ी कर दी गई और साहब बहादुर और कोतवाल साहब उस कोठरी की ओर चले गए जिसमें खून हुआ था। थोड़ी देर के बाद वे दोनों उस कोठरी से बाहर हुए और एक पेड़ की छाया में आकर साहब बहादुर तो एक मूढ़े पर बैठ गए और सिगार पीने लगे और कोतवाल साहब एक चारपाई पर बैठकर मुझसे बोले, तुम अपना बयान लिखवाओ। ये सुनकर भी जब मैं चुपचाप खड़ी रही तब साहब ने मुझसे कहा, तुम बोलता क्यों नहीं? इस पर मैंने यों कहा, साहब, हिंदुस्तानियों के अत्याचारों को देखकर उन पर से मेरा सारा विश्वास उठ गया है, इसलिए जब तक आप खुद कोई हुक्म न देंगे तब तक मैं किसी दूसरे के कहने से कुछ भी न करूंगी। मेरी बात सुनकर साहब जरा सा मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा बात है, हम हुक्म देता है, तुम अपना बयान बोलो। मैं बोली, बहुत अच्छा, सुनिए। यों कहकर जो कुछ सच्ची बात थी उसे मैं कहती गई और कोतवाल साहब झट झट लिखते गए। बस यहां तक कहकर मैंने उन साहब बहादुर की ओर देखकर यों कहा जो बैरिस्टर साहब और भाई दयाल सिंह जी के बीच में बैठे हुए मेरा बयान लिख रहे थे, क्यों साहब, क्या मैं उस कहानी को फिर दोहराऊं जिसे कि मैंने अभी ऊपर सिलसिलेवार बयान किया है? ये सुनकर साहब ने कहा, नहीं, अब दोबारा उस बात के कहने का कोई जरूरत नहीं है। तुम खूब ठीक तरह से अपना बयान बोला, बस इसी तौर से बराबर बोलना ठीक होगा। चलो आगे बोलो। इस पर बहुत अच्छा कहकर मैंने यों कहा, बस जब मेरा सारा बयान लिखा जा चुका तब वहां पर के 6 चौकीदार का बयान लिया और लिखा गया। उन चौकीदारों का बयान मैंने भी सुना था और उसके सुनने से मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ था कि दयानत हुसैन और रामदयाल सरी के भले आदमियों ने भी हलफ लेकर न जाने क्यों बहुत कुछ झूठा ही बयान लिखवाया। पर ऐसा उन्होंने क्यों किया इसे मैं इस समय तो नहीं समझी, पर पीछे समझ गई थी। इन सबों ने अपने बयान में जो कुछ कहा था उसका खुलासा मतलब यही है कि ये औरत एक बैलगाड़ी पर चढ़कर यहां आई थी, पर इसके साथ थानेदार अब्दुल्ला की क्या क्या बातें हुई उन्हें हम लोग नहीं जानते। हाँ, इतना हम लोग जानते हैं कि इस औरत को उस उंगली से दिखाकर कोठरी में बंद करके अब्दुल्ला हींगन चौकीदार के साथ उसी बैलगाड़ी पर इस औरत के गांव की ओर चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने ये सुना था कि शायद ये औरत अपने घर में 5 खून कराई है। सो हम सब थानेदार के हुक्म मुताबिक उस औरत का पहरा देने लगे।
इस जगह इस औरत ने जो ये कहा है कि रामदयाल ने मुझे दूध पिलाया और फिर रामदयाल और दयानत हुसैन ने मुझसे अब्दुल्ला और हींगन की बहुत सी शिकायत की, ये बात इस औरत की सरासर झूठ है। क्योंकि इस औरत के साथ ना तो किसी ने किसी किस्म की बातचीत ही की और ना दूध ही पिलाया। दूध तो क्या, पानी भी इसे किसी ने नहीं पिलाया। हाँ, पहरा जरूर देते रहे। फिर रात को अब्दुल्ला और हींगन इनके पर लौटे, इसलिए ये बात हम लोग नहीं जान सके कि इस औरत की वो बैलगाड़ी क्या हुई। खैर, जब थानेदार घर लौट आए और खाना वाना खाकर शराब पीने लगे, तब उन्होंने हम 6 चौकीदारों को ये हुक्म दिया कि अब तुम सब अपनी अपनी कोठरी में जाकर आराम करो, क्योंकि अब मैं उस कैदी औरत का इजहार लूँगा और उससे उन खूनों को कबूल कराऊंगा। इसमें मुमकिन है कि वो औरत खूब शोरगुल मचावे, मगर तुम लोग इसकी चीख चिल्लाहट सुनकर यहां मत आना और अपनी कोठरी में ही रहना। यहां मेरे पास सिर्फ हींगन रहेगा। बस थानेदार का ऐसा हुक्म सुनकर हम लोग तो अपनी कोठरी में चले गए। फिर जब इस औरत ने जाकर इस खून की बात कही, तब हम लोगों ने मारे जल्दी के इस औरत को तो अपनी ही कोठरी में बंद कर दिया और अब्दुल्ला और हींगन के मारे जाने की रिपोर्ट करने कादिर बख्श और रामदयाल को कानपुर भेजा। बस उन छहों का यही बयान था। उन सब चौकीदारों के ऐसे झूठे बयानों को सुनकर मैं तो दंग रह गई, पर लाचार थी, क्योंकि उनके उन झूठे बयानों के ऊपर जो मैंने उजुर किया था वो सुना नहीं गया। तब मैंने मन ही मन ये सोचा कि कदाचित ये लोग दूध पिलाने और अब्दुल्ला और हींगन की बुराई करने की बात इसलिए स्वीकार नहीं करते कि कहीं वैसी बात मान लेने में उन्हीं लोगों को लेने के देने न पड़ जाए। किंतु उनकी जिस कोठरी में मैं खुद घुस गई थी और भीतर से मैंने कुंडी चढ़ाकर बंदूक दिखाई थी, उस बात को ये लोग क्यों नहीं सकारते। कदाचित उन सबों को इस बात की लज्जा होगी कि एक औरत ने इन 6 हट्टे कट्टे जवानों के कान काटे। अस्तु जो कुछ हो, परंतु उस थाने पर मेरा स्वयं आना, मेरी बैलगाड़ी का गायब होना और फिर अब्दुल्ला और हींगन के कत्ल होने की खुद खबर देना इत्यादि बातों को उन चौकीदारों ने जरूर सकारा था। खैर, जितना उन सबों ने सकारा उतना ही सही। अस्तु, इसके बाद कानपुर के कोतवाल साहब ने मेरी ओर देख कर यों कहा, दुलारी, तुम्हारे घर में 5 लाशें पाई गईं और वे कानपुर चालान की गईं। गौ उन 5 खूनों, बल्कि यहाँ के भी 2 खून उनमें शामिल कर देने से उन 7 खूनों का चश्मदीद गवाह तो कोई नहीं है, मगर हिरवा के गला घोंटने की बात तुमने खुद मंजूर की है। इससे ऐसा हो सकता है कि बाकी के 6 खून भी तुम्हारे ही किए हुए हों, क्योंकि अभी तुमने अपने बयान में यहाँ के चौकीदारों को भरी हुई बंदूक दिखलाकर गोली मार देने की बात कही है, और जांच करने से ये बात भी मालूम हुई है कि ये बंदूक भरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जहां पर तुम बैठी थी वहां पर तुम्हारे कहने के मुताबिक एक नंगी तलवार भी धरी हुई मिली है। इन हालातों के देखने सुनने से ये बात साफ तौर से मालूम होती है कि तुम बड़ी जर्रात औरत हो और मौका पाकर और अपनी आबरू का ख्याल करके ये 7 खून खुद कर डाले हैं। कर तो डाले हैं तुमने 7 खून, पर अब चालाकी करके 6 खूनों के बारे में तो तुम दूसरे ढंग की बातें कहती हो और सिर्फ हिरवा के खून की बात कबूल करती हो, सो भी इस ढंग से कि जिसमें उस खून का भी जुर्म तुम पर ना लग सके। वाकई तुम एक निहायत जबरदस्त और होशियार औरत हो, तभी तो बड़ी दिलेरी का काम कर गुजरी हो। इसलिए अब तुम कानपुर के मजिस्ट्रेट के आगे पेश की जाओगी और वहां से जो कुछ होना होगा सो होता रहेगा। अरे, कोतवाल साहब की इस अनोखी बात को सुनकर मैं तो दंग रह गई। हाय, मेरा बयान कुछ नहीं और उनका तर्क सब कुछ। सच है, जिसके हाथ में दंड देने की शक्ति है वो सब कुछ कर सकता है। निदान मैंने कोतवाल साहब के साथ बहुत कुछ तर्क वितर्क किया, उन अंग्रेज अफसर से भी बहुत कुछ कहा सुना, पर मेरी बातों पर किसी ने कान ही न दिया। तब मैंने झुंझलाकर उन साहब बहादुर से यों कहा, साहब, आप मेरे कहने पर क्यों नहीं ध्यान देते? यदि आप मेरे बयान पर खूब अच्छी तरह गौर करेंगे तो ये बात आपको भली भांति मालूम हो जाएगी कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें झूठ का लवलेश भी नहीं है। देखिए, सुनिए और सोचिए कि यदि मैं हिरवा के गला घोंटने की बात स्वयं नहीं कहती तो आप क्या करते? मैंने तो उस समय क्रोध के आवेश में बदहवास होकर उसका गला दबाया था। कुछ उसके खून करने की मेरी इच्छा थोड़े ही थी, परंतु यदि वो मर ही गया तो उस खून करने का अपराध मुझ पर कैसे लगाया जाता है? क्या उस समय मैं अपने आपे में थी जो मुझे दोषी ठहराया जाता है?
फिर अपनी इज्जत आबरू के बचाने की गरज से यदि अनजाने में वैसा काम मुझसे हो ही गया तो उसका दंड मुझे क्यों दिया जाएगा? मैं ये नहीं जानती कि आपके आईन कानून में क्या लिखा है, पर खून करने की बात मैं कभी कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि खून करने की इच्छा से मैंने हिरवा का गला नहीं दबाया था। खैर, जो कुछ हो, या आप लोग मेरी बातों का चाहे जैसा अर्थ लगावे, पर धर्मतः मैं निष्पाप हूं, और एक हिरवा को छोड़कर बाकी के 6 आदमियों के शरीर में तो मैंने उंगली भी नहीं लगाई है। आपका कानून मुझे चाहे जैसा दंड दे, पर इस बात का मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि परमात्मा मुझे अवश्य निष्पाप जानकर अपनी गोद में स्थान देगा। मैं इतनी बातें ऐसी तेजी और इतने क्रोध के साथ कह गई कि उसे देख सुनकर साहब बहादुर और कोतवाल साहब एक दूसरे की ओर देख और आपस में कुछ अंग्रेजी में बातचीत करके हंस पड़े। फिर साहब बहादुर ने मेरी ओर देख कर यों कहा, देखो डुलारी, ये खून का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं करने सकते। तुमको मजिस्ट्रेट साहब के सामने जरूर जाना होगा। फिर वहां पर तुम अपना जो कुछ कहना हो सो बात कहना। अगर तुम्हारा तकदीर में अच्छा होगा तो तुम छूट भी सकता है। इस वास्ते इस वक्त तुमको थाने पर जाकर हाजत में रहना होगा। मैं बोली, अच्छा साहब, मुझे जो कुछ कहना था उसे मैं कह चुकी। अब आपके जो जी में आवे सो आप कीजिए। मैं भी अब इस बात को देखूंगी कि संसार में धर्म और सत्य नाम के भी कोई पदार्थ हैं, या अब इस जगत में 16 आने कलिकाल का ही दौर दौरा हो रहा है। मेरी इन बातों का जवाब कुछ भी नहीं मिला। बस फिर तो मैं एक बैलगाड़ी पर 4 कांस्टेबलों के पहरे में कानपुर रवानी की गई, और साहब बहादुर और कोतवाल साहब वहीं रह गए। यहां पर एक बात और भी समझ लेनी चाहिए। वो ये है कि अब जिस बैलगाड़ी में मैं कानपुर जा रही थी वो दूसरी थी, मेरी न थी। तो मेरी क्या हुई ये मैं नहीं जानती, क्योंकि इसके विषय में मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कानपुर लाई जाकर मैं कोतवाली की एक तंग कोठरी में बंद की गई। उस समय दिया बल चुका था। मेरे साथ जो 4 कांस्टेबल आए थे वे सब कानपुर के थे, उसी गांव के नहीं थे। एक घड़ी पीछे एक कांस्टेबल ने आकर मुझसे ये पूछा कि तुझे कुछ खाना पीना है। इस पर नहीं कहकर मैंने उसे विदा किया और कोठरी में पड़े हुए कंबल के ऊपर मैं पड़ रही। मुझे आज सारे दिन का कोरा उपवास था, और कल रामदयाल का दिया हुआ केवल दूध मैंने पिया था। फिर भी उस कांस्टेबल को मैंने लौटा दिया और कुछ भी न खाया। ये क्यों भला? अब इसका जवाब मैं क्या दूं? मेरे पास यदि उस बात का कोई जवाब है तो केवल यही है कि उस समय भी मैं अपने आपे में न थी, और पागलों की तरह रह रह कर चिहुक उठती थी। मुझे रह रहकर अपनी माता की शोचनीय मृत्यु, अपने पिता का यूं ही नदी में बहाया जाना, हिरवा का मरना, कालू इत्यादि का आपस में कट मरना, अब्दुल्ला और हींगन का परस्पर लड़ मरना, और मुझे इन 7-7 खूनों का अपराध लगाया जाना, इनमें से प्रत्येक बात ऐसी थी जो मेरे कलेजे को एकदम से मीसे डालती थी। सो बस देर तक मैं उस कंबल पर पड़ी पड़ी तरह तरह के सोच विचारों में डूबती उतराती रही। उसके बाद मुझे नींद आ गई, पर उस नींद में भी मुझे चैन न मिला, वरन बड़े बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगे। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का 16वां परिच्छेद, बंदनी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।